हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब भी हम लोग एचपीएस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के बारे में सोचते भी हैं तो कई सारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हमें हाईलाइट होते हैं या बहुत सारे हिकअप्स हमारे रास्ते में आते हैं कि इस तैयारी को किस तरीके से हमें परस्यू करना चाहिए और कैसे प्लान्ड वे में इस तैयारी को आगे ले जाना चाहिए। इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहे थे एचपीएस एग्जामिनेशन में जिन्होंने सेल्फ स्टडी से पेपर को क्वालिफाई भी किया और बहुत सारे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने सिविल स्टैप के माध्यम से पेपर को क्वालिफाई किया। हालांकि मैं दोनों ही अप्रोच को प्रमोट करता हूं। यदि कोई सेल्फ स्टडी बहुत अवेयर्ड वे में तैयार करे तो वो सेल्फ स्टडी से भी पेपर को निकाल सकता है। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सेल्फ स्टडी में। कोचिंग के माध्यम से चीजें हमें परोस दी जाती हैं बहुत आसान तौर पे, उससे पेपर निकालना मुझे लगता है थोड़ा सहज हो जाता है। अगर बच्चे के अंदर डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है तो वो कोचिंग के माध्यम से थोड़ा जल्दी निकाल लेता है, लेकिन सेल्फ स्टडी से भी जल्दी निकाल सकता है अगर ये सारी चीजें वो इंप्लीमेंट कर दे प्लस एक रोड मैप अपना बना ले। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक रोड मैप बना लेंगे कि अगर कोई सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहिए तो किन बातों का उन्होंने ध्यान रखना है। पेन और पेपर लेके आप बैठ जाइए। पेन और पेपर के माध्यम से जब आप अपने लिए कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, इन पॉइंट्स को अपने स्टडी टेबल के सामने आप पेस्ट कर दीजिएगा। इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक अगर आप तैयारी करोगे और टाइम वाइज, देखो प्रॉब्लम क्या आती है सेल्फ स्टडी में, हम लोग प्लान आउट नहीं कर पाते। एज एन एस्पिरेंट आपने कभी भी कोई इस तरह का एग्जामिनेशन क्रैक भी नहीं किया है कि जिसमें आपने बहुत डिटेल्ड प्लान बनाया हो, 1.5 साल का प्लान बनाया हो, फिर मंथली प्लान बनाया हो, फिर डेली प्लान बनाया। तो आज हम क्या करेंगे, डेली का टाइम टेबल बनाएंगे, मंथ का टाइम टेबल बनाएंगे और पूरे 1.5 साल का टाइम टेबल बनाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रमोट कर रहा हूं कि एचपीएस 2026 जो आप लोगों ने देना है उसको एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर अगर किसी ने तैयार करना, आज से चालू करना है तो वो क्या बातों का ध्यान रखे, किन बातों का ध्यान रखे। तो एज एन एस्पिरेंट कुछ हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते, फिर हमने उन चैलेंजेस का समाधान करना है। कुछ चैलेंजेस आप लोगों को अभी ध्यान में भी नहीं है। जैसे चैलेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आपकी समझ के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से अभी आपको पता भी नहीं है कि कौन कौन से चैलेंजेस एग्जामिनेशन की तैयारी में आएंगे। वो समय के साथ उजागर होंगे। जैसे उदाहरण में देता हूं, जब आप 10वीं कक्षा में थे तब आपके सामने एक अलग प्रकार का चैलेंज था जो आप एज्यूम नहीं कर सकते थे कि 12वीं के बाद कौन सा चैलेंज आपके सामने आएगा। 10वीं में ये चैलेंज था कि अच्छे नंबर आएंगे तो साइंस मिल जाएगी। 12वीं में चैलेंज था कि अच्छा साइंस तो ले ली है लेकिन आईआईटी जेई या नीट क्वालिफाई होगा तो डॉक्टर बनेंगे, आईआईटी के अंदर जाएंगे, नहीं तो किसी एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से, या नहीं तो फिर फाइनली जैसा हिमाचल में बच्चे करते हैं कि एक प्लेन बीएससी कर लेंगे। तो वो 12वीं का अलग चैलेंज है। जब आप ग्रेजुएट हो गए, आज की डेट में आपके ऊपर अलग एक चैलेंज है कि अच्छा नौकरी भी तो लेनी है, कि कब तक ही हम घर से पैसे लेते जाएंगे। तो इस तरह के समय के अनुसार, उम्र के अनुसार आपका लेवल ऑफ चैलेंज चेंज होता है। तो आज आपको जो समस्या लगेगी, एक साल बाद वो समस्या नहीं होगी, नई समस्या उसके आगे खड़ी हो जाएगी और पुरानी समस्या कहीं ना कहीं समाधान उसका मिल जाएगा। तो मैं कुछ सेट ऑफ चैलेंजेस भी आपको लोकेट कर देता हूं कि इस तैयारी को जब पहले दिन से, और 18 महीने के बाद कौन सा चैलेंज आएगा, 16 महीने के बाद कौन सा चैलेंज आएगा, 14 महीने के बाद कौन सा चैलेंज आएगा, तो समय अनुसार अलग अलग चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उनको भी मैं हाईलाइट करता हूं। एक बात मैं यहां पे बहुत ईमानदारी से और बहुत अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं आप लोगों को, ये एग्जामिनेशन जिन लोगों की कमिटमेंट कमजोर है, जिन लोगों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उन लोगों के लिए एग्जामिनेशन नहीं बना है। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में तैयारी बहुत ज्यादा लगती है। रोज 6 से 7, 8, 10 घंटे भी पढ़ना होगा। 6 से 10 घंटे की ब्रैकेट होती है, मिनिमम 6, हायर साइड पे 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे और अगले 1.5 साल तक पढ़ोगे तब जाके कोई चांस है कि आपका ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है बैठने की, पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं है और एक सर्टेन लेवल ऑफ एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस नहीं है, उसे इस एग्जामिनेशन में अपना समय नहीं खराब करना चाहिए। उसे थोड़ा लोअर लेवल के एग्जामिनेशन को पहले क्वालिफाई कर लेना चाहिए, जैसे पटवारी है, जेओए है या अन्य एग्जामिनेशन हिमाचल में निकलते रहते हैं। पहले उनको क्वालिफाई करे, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करे, तैयारी को किक स्टार्ट करे, फिर बड़े एग्जामिनेशन में हाथ डाले। डायरेक्ट इसमें हाथ मत डालिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हमारे कई सारे ऑनलाइन बैच में या कई सारे ऑफलाइन बैच में ऐसे व्यक्ति भी एनरोल कर लेते हैं जिनकी कैपेबिलिटी इस एग्जामिनेशन के आसपास की नहीं है। तो रेदर देन कि अपना पैसा और टाइम आप वेस्ट करो इस एग्जामिनेशन में, चाहे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो टाइम तो आप अपना वेस्ट कर रहे हो और टाइम से बड़ी कोई कीमत नहीं है ना, पैसा भी उसके आगे कुछ नहीं है। तो अगर आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, जो कि मैं देख रहा हूं हिमाचल में लाखों विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठ के अपना जीवन खराब कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के चक्कर में, क्योंकि उनकी वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है। तो आप ऐसा ना करें। अगर जिस तक ये वीडियो पहुंच गया उस चीज को अवॉइड कीजिए। तो अगर जिसके अंदर कमिटमेंट नहीं है वो इस एग्जामिनेशन को नहीं कर सकता क्वालिफाई, वो इस एग्जामिनेशन में हाथ भी ना डाले। इसके अलावा कुछ मूलभूत चैलेंजेस आते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे कि जब आप तैयारी को शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है
कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को लेकर, उसकी क्लैरिटी नहीं होती। अप्रोच का मतलब है ये एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें 12 सब्जेक्ट आते हैं जनरल स्टडीज के, 3 सब्जेक्ट आते हैं सीसैट के, हिंदी इंग्लिश 17 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल, तो टोटल 18 सब्जेक्ट की गेम है। आपने पूरी ग्रेजुएशन के अंदर 18 सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो इसमें इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो इस एग्जामिनेशन में नेचर डिफरेंट है। दूसरा, इस एग्जामिनेशन के अंदर प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है। तीनों स्टेजेस के अंदर अलग अलग मापदंड है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के, तो ये एग्जामिनेशन डिफरेंट है। फिर इस एग्जामिनेशन में हिमाचल का बेस्ट ब्रेन या अच्छी कैपेबिलिटी रखने वाला विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहा है, तो मींस इस एग्जामिनेशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ आपको कंपीट करना है। जब आप अपनी एक 60 बच्चे की कक्षा के अंदर, 50 बच्चे की कक्षा के अंदर ही कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप 1 लाख बच्चे के साथ या 50,000 बच्चे के साथ कैसे कंपीट करोगे? तो मींस आपको इस एग्जामिनेशन को बहुत रियलिस्टिकली देखना है, अननेसेसरी अपने आप से उम्मीद लगाना, और वो उम्मीद का जो बेस है वो आपकी कमिटमेंट अगर नहीं है तो फिर इस एग्जामिनेशन को आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। तो मींस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करेंगे, जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा। फिर सबसे बड़ा जो समस्या आता है स्टूडेंट को, 2 किताब के अलावा तीसरी किताब का नाम किसी को नहीं पता। 18 सब्जेक्ट मैंने यहां पे गिनाए हैं, लोगों के पास लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम के अलावा तीसरी किताब नहीं है पढ़ने के लिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि 18 में से 2 सब्जेक्ट पेपर को नहीं निकालते हैं। इन 2 किताबों को 500 बार पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है, जो कि हिमाचल में बड़ा मिथ है कि यही 2 किताब हर जगह रटी और पढ़ी जा रही है। तीसरी बात है कि जब नोट्स बना लिए, कई सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते। लाइब्रेरीज में एक कल्चर चल रहा है हिमाचल के अंदर कि भाई जो है पढ़ते चले जाओ, हाईलाइट कर लो, ल्यूसेंट पढ़ लो और उससे एंटी अलाइड निकल जाएगा। नहीं निकल सकता, पेपर का स्तर बदल चुका है। तो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन नोट्स बनाने का एक सलीका है, नोट्स बनाने का एक तरीका है। अगर वो हमें नहीं आए तो पेपर फिर भी हमारा फंस सकता है। फिर अगर हम ये सारे कर रहे हैं तो हम असेसमेंट कैसे करें कि हमारी तैयारी सही दिशा में आ रही है, क्योंकि हमारे पास हर महीने, हर रोज, हर हफ्ते ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करी है, किसी सेल्फ स्टडी से तैयारी करी है, उनको पता नहीं है कि उनकी तैयारी का स्तर क्या है। जब तक आपको अपनी तैयारी का स्तर नहीं पता, वो पैमाना नहीं पता, वो पैरामीटर नहीं पता, तब तक आपको अपनी तैयारी को क्या कमियां हैं उसको फिक्स कैसे करोगे, या कमियां नहीं भी हैं तो ये कैसे पता चलेगा। तो असेसमेंट आपकी तैयारी की होने का कोई तरीका होना चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए। साथ में, क्योंकि मैंने बताया कि इस तैयारी में 18 सब्जेक्ट लगते हैं और करंट अफेयर अभी मैंने नहीं इंक्लूड किया, तो करंट अफेयर भी यदि मैं इंक्लूड करूं तो 19 सब्जेक्ट इस तैयारी के अंदर लगते हैं। तो ये तैयारी बड़ी है, तो इसमें बैलेंस कैसे करें अपनी दिनचर्या को, अपने 1.5 साल को, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया कि बच्चे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को 6-6 महीने पढ़ रहे हैं और कई बार पढ़ रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा 19 में से वो 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा बल देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 17 सब्जेक्ट आप छोड़ के जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका पेपर तो नहीं क्वालिफाई हो सकता है। फिर लास्ट में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। तो इन सारे विषयों में आपने कभी नहीं सोचा होगा, जब भी आपने तैयारी शुरू करी होगी आपको 1-2 चीजें सोचोगे, अच्छा किताबें कहां से पढ़ें, कौन सा सोर्स हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपने नहीं सोचा कि टाइम मैनेजमेंट भी होता है, इसके अलावा आपने नहीं सोचा कि नोट्स कैसे बनाए जाए, अच्छा असेसमेंट भी तो करनी है। इसलिए मैंने बोला हर महीने आप अलग प्रकार के चैलेंज को फेस करेंगे, तो मंथ वाइज चैलेंजेस हैं ये सारे जो आप फेस करेंगे। इसी का समाधान आज के इस वीडियो में हम लोग देंगे। मैं समाधान कुछ इस तरह से दूंगा कि मैं प्रीलिम्स की भी बात करूंगा, मेंस की भी बात करूंगा, इंटरव्यू की भी आप लोगों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि कैसे कैसे इस तैयारी को फिट इन करें। सबसे पहले, आज महीना है फरवरी का और हमने 14 फरवरी को सोचा है कि हम इस तैयारी को स्टार्ट कर दें। जब हमने सोचा है तैयारी को स्टार्ट कर दें, तो तैयारी को 3 चरणों में, 3 फेजेस में, 3 स्टेजेस में विभाजित कर दीजिए, कैटेगराइज कर लीजिए। सबसे पहली स्टेज है स्टेज 1, 2 और 3। इन तीनों स्टेजेस में अलग अलग काम किए जाएंगे। पहली स्टेज जिसमें मैं बात करता हूं कि भाई 14 फरवरी को अगर हम लोग तैयारी को चालू कर रहे हैं, तो मुझे पहले 30 दिन दे दीजिए कि आप इन 30 दिनों के अंदर 14 फरवरी से 14 मार्च में ये निर्णय कर लीजिए कि इस तैयारी की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इस तैयारी का रोड मैप क्या होना चाहिए, या इस तैयारी का किस तरीके से एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ढांचा होना चाहिए। ये पहले के महीने में हम लोग तय कर लेंगे। साथ ही साथ देखो, टाइम भी लिख रहा हूं मैं, आप लोग भी जब इस वीडियो को चाहे आप अगले महीने देखें, कोई लोग अप्रैल में देखेंगे, अलग अलग व्यक्ति को YouTube का एल्गोरिथम है, अलग अलग समय में ये वीडियो दिखेगा। तो आपने देखना है कि आपने जब भी इस वीडियो को देखा, इसके हिसाब से अपनी तैयारी को अलाइन कर लीजिए। मैं तैयारी को 16 महीने के हिसाब से स्ट्रक्चर करके चल रहा हूं। प्रीलिम्स में आज से 16 से 17 महीने बचे हैं, उसी हिसाब से तैयारी को मैं प्लान आउट कर रहा हूं। तो आपने अपना एक रोड मैप इस तैयारी के हिसाब से बनाना है। साथ ही इस 1 महीने में हम कुछ
बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे ताकि आपको समझ आ पाए कि आप इस तैयारी को करने के योग्य हैं भी या नहीं है। तो इस एक महीने में आपका एक टाइप से आंकलन हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा कि आप में वो जेन्युइनली कमिटमेंट है इस एग्जामिनेशन को लेके, आप में जेन्युइनली कमिटमेंट है, पैशन, वो पैशन है इस एग्जामिनेशन को लेके, तो उसकी जो है आप अपनी एक असेसमेंट कर पाओगे, एक आंकलन कर पाओगे। दूसरा है कि जब आप ये कर ही दोगे तो आप अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करने के लिए तैयार हो चुके हो और आप स्टेज 2 में एंटर कर रहे हो, जो स्टेज 2 मिड मार्च से लेके दिसंबर तक जारी। तो मिड मार्च से अगर दिसंबर को हम लोग देखेंगे तो तकरीबन 9.5 महीने का गैप है। तो 9.5 महीने का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 300 दिन है। 10 महीने में 300 दिन हो जाते हैं, तो तकरीबन मैं मान रहा हूं कि 300 दिन, 290 के आसपास के दिन है। 300 दिन आपके पास प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने का समय है। उसके बाद जब आपने ये 300 दिन दे दिए दिसंबर के बाद, तो पोस्ट दिसंबर अगला पेपर कब है? जून में। तो पोस्ट दिसंबर आपको क्या करना चाहिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मैं ये मानता हूं कि जून में पेपर है, तो 5 महीने अपने पास क्लीन है। तो अगले 150 दिनों तक आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो 3 फेजेस में ये डिवाइड किया जा रहा है। ये 30 डेज में डिवाइड किया जा रहा है, ये उसके बाद 300 डेज में और 150 डेज में ये चीजों को डिवाइड किया जा रहा है। क्लियर? तो ये हमारा डिटेल प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। इसी प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से हम आज की इस चर्चा को करेंगे। अब सबसे पहले जब आपने मन बना लिया कि हम इस तैयारी को करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि तैयारी की अप्रोच क्या होती है। दूसरा, आप ग्रेजुएशन करी, आपने बीएससी करी है, बीटेक करी है, कोई लोग डॉक्टर बनके भी जो है हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग फील्ड में डॉक्टर हैं, कुछ लोग एलोपैथिक हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक हैं, आयुर्वेदिक है, वेटनरी डॉक्टर्स हैं। तो अलग अलग फील्ड से लोग आ रहे हैं इस एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए। कुछ लोग एमबीए करके इस तैयारी को परस्यू कर रहे हैं, कुछ लोग एलएलबी करके भी इस तैयारी को परस्यू कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इस तैयारी के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो सब्जेक्ट्स हमने हो सकता है 10वीं में पढ़े हो, किसी ने 12वीं तक पढ़ी, और किसी ने अगर आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया तो उसने कुछ सब्जेक्ट इसमें आर्ट्स के पढ़े हो। तो हम पहले उन सारे सब्जेक्ट को एक बार ब्रश अप कर लेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है उसका वार्म अप कर लेंगे। उस वार्म अप को करने से पहले मैं हमेशा बार बार वर्ड क्या यूज कर रहा हूं कि हमारे पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, हमारे पास कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारे पास कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए कि इस तैयारी को करना भी कैसे है। तो स्ट्रेटेजी अपनी क्लियर होनी चाहिए। तो उस क्लियर स्ट्रेटेजी के लिए आपने क्या करना है, फ्री है, इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का भी लिंक है, सिविल स्टेप हिमाचल। दूसरा, यदि आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, तो आपने नीचे क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में, ये एक थंबनेल मिलेगा, उसमें लिखा होगा 10 स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर बिगिनर्स, फ्री है ये। इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अब आप चले जाओगे एक कोर्स के अंदर जो कि फ्री कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपने आपके जहन में जो हर छोटा पहलू आता है उन सब के ऊपर इसमें चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई है? सबसे पहले आप इस एग्जामिनेशन के सिलेबस को समझिए, इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ पिछले 4-5 सालों में क्या गई है, कि आपको एग्जामिनेशन के बारे में इन एंड आउट तैयार हो जाए। राइट? दूसरी बात, फिर आप देखोगे कि मंथ वाइज डिटेल्ड सेल्फ स्टडी प्लान यहां पे मैंने और बनाया हुआ है, आज भी चर्चा करूंगा, यहां पर भी चर्चा की हुई है। इसके अलावा नोट्स का एक प्रिंसिपल है जिसको मैं आज चर्चा करूंगा, सेंट्रलाइजेशन एक प्रिंसिपल है जिसको मैं 2-3 साल से प्रमोट कर रहा हूं, जिसके माध्यम से इस बार भी बहुत ज्यादा सिलेक्शन है, पिछले साल भी बहुत ज्यादा सिलेक्शन है, तो उसका एक प्रिंसिपल हम लोग लेके चले गए। अच्छा, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, मेंस की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। तो प्रीलिम्स में पहले प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी बनाए, प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाए, मेंस के नोट्स कैसे बनाए, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, अलाइड एग्जामिनेशन को कैसे तैयार करें, तो इस प्रकार के तमाम वीडियोस के अंदर दे रखे हैं। तो इन वीडियोस को आप लोगों ने अप्रोच करना है। 10-10 मिनट के वीडियो है ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट आए। तो ये क्यों दिखवा रहा हूं मैं आपको वीडियो, ताकि आपके सामने स्ट्रेटेजी हो, रोड मैप हो और क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाए। राइट? इसी के साथ साथ आप जब ये कर लोगे, ये 1 दिन का काम है, ज्यादा दिन का काम नहीं, 2-3 घंटे लगेंगे, सारे वीडियो देखे जाते हैं। इन वीडियो को जो देख लेगा, मेरे को वहीं से पता चल जाएगा या आपको आपके बारे में पता चल जाएगा आप में लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है। कुछ लोग 1-2 वीडियो देख के ही गिव अप कर देंगे, उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट वही है, तो वो लोग इस तैयारी के लिए नहीं बने। जो सोचता है कि बस मेरे सामने किताब रख दी जाए, मैं किताब पढ़ने को जो आतुर है लेकिन बिना कोई प्लान के पढ़ने को आतुर है, इसका मतलब वो ज्ञान तो अर्जन करना चाहता है लेकिन पेपर को क्वालिफाई करने के लिए अभी वो सक्षम नहीं है, क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उस एग्जामिनेशन को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करे। रेदर देन उसमें वो जल्दबाजी है कि वो किताब तो पढ़ ले
लेकिन कैसे पढ़े इस बात को वो जानने में कोई इच्छुक नहीं है। तो ऐसे लोगों का वैसे ही पेपर नहीं क्वालिफाई होता। ऐसे वही भीड़ का पार्ट है जो ऑलरेडी 50,000 60,000 लोग तैयारी कर रहे हैं, वो उन्हीं 60,000 में से है जो कभी क्वालिफाई नहीं कर सकता या कर सकती। दूसरा पार्ट जब आप इसको देख लेंगे तब आप देखिए कि अब हमारे को समझ आ गया भाई तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो को शुरू करके अंत तक, जो इससे पहले मैंने दिखाया था फ्री स्ट्रेटेजी वीडियो, 100 लोग अगर उसको शुरू करेंगे तो आप समझिए कि 3 या 4 लोग ही हैं जो उसके 10 के 10 वीडियो देख लेंगे। चाहे वीडियो 10 मिनट की है, सारी वीडियो को मिला लिया है तो 1.5 पौने 2 घंटे की वीडियो है। इतनी क्षमता भी लोगों में नहीं है, पेशेंस नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, जिसको मैं बार बार प्रमोट भी कर रहा हूं। तो जो 2 4 5 लोग इसको खत्म कर पाएंगे फिर वो मूव करना अपने एनसीईआरटी प्रोग्राम में। हमारे लिए वही 5 लोग काम के हैं। ये वीडियो आप ही 5 लोगों के लिए बनाया जा रहा है, सबके लिए नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि सब इस वीडियो के इस पोर्शन तक भी नहीं पहुंच पा रहे। राइट, एजुकेशन इज फ्री, लेकिन हर कोई फिर भी नहीं पढ़ पा रहा। प्रॉब्लम इज नॉट विद द फ्री एजुकेशन, प्रॉब्लम इज विद द कैपेबिलिटी ऑफ एन एस्पिरेंट। राइट, तो आप देखिए कि आरंभ 2.0 जो है एक फ्री प्रोग्राम है जिसमें हमने एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई गई है। इन फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें 6ठी से 12वीं क्लास की चारों एनसीईआरटी पढ़ाई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये नाम दे रखे कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है, इकोनॉमी पीयूष सर, पॉलिटी विशाल सर और हिस्ट्री हितेश सर। ये चारों एनसीईआरटी आपकी पढ़ाई गई है। इन एनसीईआरटी से आपका एक बार ब्रशअप हो जाएगा। आपने ख्याल रखना है ज्योग्राफी से ही शुरू करें ताकि ये सबसे टेक्निकल है। अगर आप टेक्निकल बात को समझ पाओगे तो आप चीजों को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लियर हुई बात? तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी यहां पे पढ़ाई हुई है। अब आपने इनको कोशिश करनी है, जैसे आज 14 फरवरी है या जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, उससे 30 दिन के अंदर आपने सारी एनसीईआरटी देखनी है, जिसमें 50 से 60 लेक्चर हैं। हर लेक्चर मात्र 1 घंटे का है। तो अगर आप दिन में 2 घंटे भी निकालोगे तो आप इन सारे लेक्चर को देख लोगे। ये लेक्चर दिखवाने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आपको आपके बारे में क्लैरिटी हो जाए कि आप अपनी एक नई हैबिट कल्टीवेट कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। क्या आप अपने को बदलने को तैयार हो या आप जैसे अभी तक जी रहे थे वैसे ही जीना चाहते हो? तो आपको अपने अंदर एक बदलाव लाना पड़ेगा अगर इस तैयारी को करना है। तो ये 1 महीना आपको हैबिट कल्टीवेट करने में हेल्प आउट करेगा। तो जब आपकी एक हैबिट कल्टीवेट होगी तब आपका ये एग्जामिनेशन जो है सरलता से निकल सकता है। आपका एक रूटीन का पार्ट है पढ़ना। अगर पढ़ना आपके एक दिनचर्या का हिस्सा हो जाएगा तो वो कठिन नहीं लगेगा आपको। राइट, तो ये हैबिट कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री एनसीईआरटी के वीडियोस। दूसरी बात, जब आप 1 महीने में ये वीडियोस देख लेंगे तब आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन आपको अब फुल फ्लैश इस तैयारी में कूदना पड़ेगा। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जैसे मैंने 19 सब्जेक्ट्स गिनाए, जब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो, और मैंने गिनाया कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि स्कार्सिटी ऑफ बुक, पॉसिटी ऑफ बुक है। राइट स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल है। एज एन इंस्टीट्यूट हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने ज्यादा सिलेक्शन दे रहे, हमने क्या किया है, एक किताबों का सेट बना दिया है। ये डिटेल सेट है। इसके अंदर टोटल आपकी 23 किताबें हैं। इन 23, यहां 24 गलत लिखा हुआ है, 23 किताबों का ये सेट है। इन 23 किताबों का सेट आप इसी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। इन किताबों की ब्यूटी क्या है, क्यों मैं इनको प्रमोट कर रहा हूं, क्यों नहीं कह रहा कि मैं मार्केट से आप किताबें लो। मार्केट की किताबों में कई सारी खामियां हैं। खामियों का मतलब क्या है? सबसे पहली कि सारे सब्जेक्ट की किताबें मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दूसरी, वो किताबें जेनरिक बुक है। एक लक्ष्मीकांत ने पॉलिटी लिखी है, उस पॉलिटी से मात्र 10 सवाल आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस में भी सवाल आते हैं। लक्ष्मीकांत केवल प्रीलिम्स के लिए लिखी गई किताब है, मेंस से उसका कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, जो प्रीलिम्स के लक्ष्मीकांत लिखी गई है उसमें 1500 पेजेस है। आपको 10 सवाल करने के लिए 1500 पेजेस पढ़ोगे तो आपको 3 महीने लग जाएंगे। तो तरीका क्या है, आप वो क्रिस्प कंटेंट पढ़ो जितना पेपर में आता है। लक्ष्मीकांत में बहुत सारा ज्ञान है पॉलिटी को लेके, लेकिन वो सारा ज्ञान एग्जामिनेशन में लेके जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतनी सी बात पूछी जा रही है। तो आप इतना सा ही ज्ञान पढ़ के जाएं और उसको एग्जामिनेशन में लेके जाएं, क्योंकि आपने कम समय में पेपर को निकालना है। आपका उद्देश्य पेपर क्वालिफाई करना है, आपका उद्देश्य पॉलिटी का टीचर बनना नहीं है। लक्ष्मीकांत वे पढ़े बार बार जिसने पॉलिटी की फैकल्टी बनना है, वो भी प्रीलिम्स लेवल तक। क्लियर? तो आपने ऐसी कोई भी किताब में हाथ नहीं डालना जो बहुत बल्कि है, बहुत ज्यादा ज्ञान तो दे रही है, लेकिन वो ज्ञान दे रही है लेकिन पेपर से आपको दूर करती चली जा रही है। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना है, इन 10-23 किताबों के सेट को ऑर्डर करो। इन किताबों के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत सरल हो जाएगी, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन 23 किताबों में 12 किताबें हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, जिसमें जनरल स्टडीज के भी सब्जेक्ट है, एचपीजी के प्रीलिम्स, एचपीजी के मेंस का भी इसके अंदर सब्जेक्ट डाला गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो ये 12 किताबों को अब आपने क्या करना है, अगर ये वीडियो फरवरी में देख रहे हो तो आपको समझ आ गया, मार्च से आपको तैयारी शुरू करनी। जब भी देख रहे हो
आपका टास्क है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आ गया, अगर दिसंबर तक आप ये 12 किताबें खत्म कर लोगे पढ़ के, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। केवल ये 12 किताबें खत्म नहीं करनी, अब आपने क्या करना है, हर किताब के साथ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। उदाहरण के तौर पे एचपीजीके के 900 क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। एचपीजीके के इस 900 क्वेश्चन में इस बार भी कई सारे टॉपर्स ने अलग अलग यूट्यूब चैनल के ऊपर या मीडिया में भी इस बुक को काफी अप्रिशिएट किया है, जिससे उनके एचपीजीके के ऊपर पकड़ बनी है। इसी के साथ साथ जो 12 किताबें पहले दिखाई थी, टोटल 6 किताबें और आपको मिलेंगी उन 12 के साथ साथ। ये 6 किताबें एचपीजीके की प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक को हटा के 6 किताबें और मिलेंगी, जिसके अंदर 5600 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए गए। इन 5600 एमसीक्यू जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो आप पढ़े वो आपके दिमाग में कंक्रीट फॉर्मेट में बैठ जाए, प्रैक्टिस हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ आ रहा है, और उस ज्ञान के माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की क्षमता रखते हो। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैंने बोला वो जो 23 किताबों का सेट है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली और स्मार्टली डिजाइन किया गया है, ताकि आपको केवल पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाने के साथ साथ वो नॉलेज आपके दिमाग तक पहुंचे, और वो पहुंचती हुई नॉलेज एग्जामिनेशन में मैनिफेस्ट हो, परफॉर्म करे, वहां पे आर्टिकुलेट हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए ये किताबें दी गई हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपको पता ही है कि प्रीलिम्स के अंदर 15 से 20 सवाल एचएस में करंट अफेयर आते हैं, और आज की डेट में करंट अफेयर बहुत कठिन हो गया है। करंट अफेयर की अप्रोच कैसे करें, उसके लिए भी मैं अभी आपको एक वीडियो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो का सेट दिखाया था, उसके अंदर भी करंट अफेयर की अप्रोच है। मैं आज भी थोड़ा सा बताऊंगा कि करंट अफेयर की आपने क्या करना है। हमारी एक ये मंथली मैगजीन आती है, इसको ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दो, ये आपके घर में हार्ड कॉपी में कुरियर पहुंचेगा। अगर आप लैपटॉप से पढ़ने के शौकीन हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप पूरा एनुअल एडिशन 1 साल का ले सकते हो, जिसमें आपको पिछले सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे, नए भी मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये करंट अफेयर का एक सेट है जिसके अंदर 19 थीम्स में मेरे द्वारा डिजाइन की गई मैगजीन है। 19 थीम्स में जहां से एचएस का करंट अफेयर आ रहा है, एक एक माइक्रो चीज के ऊपर गौर फरमाया गया है, और इस तरह से करंट अफेयर किया गया है। इसके लिए भी नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में एनुअल सब्सक्रिप्शन इसका दे रखा है, चाहे हार्ड कॉपी लेनी है, सॉफ्ट कॉपी लेनी है, दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली सुबह 9 बजे कृति मैडम पिछले 3 साल से, हम लोग 3.5 साल से करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट रोज पढ़ा रहे। अगर ये मैगजीन नहीं भी लेनी है तो वहां पे फ्री करंट अफेयर रोज पढ़ाया जा रहा है, उसके रोज वहीं पे नोट्स बना लो। करंट अफेयर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस में लाइव माध्यम से तैयार हो जाता है। क्लियर? तो ये 3 काम आप दिसंबर तक करोगे। देखिए, ये इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये 3 काम आपने दिसंबर तक कर लेने हैं। अब मैं इसी में बता रहा हूं कि अब आपने देखो नोट्स मेकिंग पे, जिसको मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, नोट्स मेकिंग कैसे करोगे। नोट्स मेकिंग के लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो आपके नोट्स होंगे, इन नोट्स के अंदर क्या क्या डालना है। सबसे पहले जो आपने किताबें पढ़ी है, हमने जो किताबें दी उनको पढ़ोगे और उनसे क्रिस्प नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे बनाना है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रिंसिपल है नोट्स का, नोट्स आर सपोज टू बी क्रिस्प। बहुत छोटे नोट्स बनाने हैं जो आसान बने, इजी टू रिवाइज हो। दूसरा नोट्स का एक प्रिंसिपल मैं हमेशा बोलता हूं कि नोट्स सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, एक ही जगह पे सारी चीजें उतार लो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो भी आप रजिस्टर लगाओगे या A4 शीट में नोट्स बनाओगे, तो आपने मान लीजिए आपने ज्योग्राफी से सब्जेक्ट को शुरू किया, तो ज्योग्राफी की बुक मेरी 550 पेजेस की, आपने 150 से ज्यादा पेजेस के नोट्स नहीं बनाने। तो जो 550 है उसको 150 पे लाना है, तो मीन्स आप क्या करोगे, क्रिस्प करोगे। तो ये जो नोट्स है इसमें ना कि केवल किताबें होंगी, इसमें जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक करोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक करोगे, इस क्वेश्चन बैंक में जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो एक्स्ट्रा ज्ञान है, इस एक्स्ट्रा ज्ञान को भी उठा के अपने नोट्स में डाल दोगे। तो नोट्स क्या हो गए हैं, सेंट्रलाइज हो गए, कि जो अलग से किताब थी जिसमें 1000 ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, उसकी नॉलेज को उठाया आपने अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्लियर हुई बात? जब आप दिसंबर के बाद, मैं बताऊंगा आपने क्या करना है, दिसंबर के बाद आप एक टेस्ट सीरीज करोगे। मैं जनरली प्रमोट केवल सिविल्स टाइप की टेस्ट सीरीज को करता हूं, क्योंकि बाकी की टेस्ट सीरीज इसके कहीं आसपास भी नहीं है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर होते हैं 4000 डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि क्यों हमारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। इस डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर नया ज्ञान होता है। आप हमारे पास ज्ञान वर्धन के लिए आ रहे हैं, क्लैरिटी के लिए आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स के लिए आ रहे हैं। तो ये जो 4000 एमसीक्यू होंगे, ये भी क्या होगा, एक्स्ट्रा ज्ञान है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान आपने उठा के क्या किया, अपने नोट्स में डाल दिया। आज आपके नोट्स में 3 चीजें चलेगी, किताबें चलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक चला गया, और टेस्ट सीरीज चलेगी। आज आपके नोट्स क्या हो चुके हैं, सेंट्रलाइज हो चुके हैं।
क्लियर हुई बात। तो नोट्स में सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल होना चाहिए, इसलिए नोट्स मैं जनरली प्रमोट करता हूं A4 शीट्स के अंदर, और बना लीजिए फाइल, फाइल का नाम रखिए ज्योग्राफी, और इसमें ये सारे पन्नों को नंबर वाइज लिख लीजिए। और जब आप ऐसा करोगे तो नोट्स का तीसरा प्रिंसिपल भी आप पूरा करोगे कि नोट्स स्केलेबल होने चाहिए, इजी टू ऐड होना चाहिए, कि कुछ नया करना है उसमें तो एडिशन शुड बी इजी। वो कब होगा? जब नोट्स A4 शीट में बनेंगे। तो A4 शीट क्या है? इजी फॉर एडिशन। क्लियर? ये नोट्स बनाने का सटीक तरीका है, अगर इस तरीके को अपनाओगे कभी भी इस एग्जामिनेशन में मार नहीं खाओगे। क्लियर होगी बात? ये काम आपने अभी करना है। तो अभी आपने दिसंबर तक आपके नोट्स बन जाने चाहिए। जैसे ही दिसंबर हो गया, अब आ गया पोस्ट दिसंबर। पोस्ट दिसंबर मींस अब दिसंबर के बाद आप क्या करोगे? अब आपने दिसंबर तक क्या कर लिया? प्रीलिम्स को संभाल लिया। प्रीलिम्स जून में है, मेंस सितंबर में है, और आज अगर फरवरी से देखा जाए तो मेंस तकरीबन ये मैं मानता हूं कि 18 महीने की दूरी पे है, जो कि इजी टू क्रैक है। प्रीलिम्स आपने दिसंबर तक काबू कर लिया है। मेंस के लिए आप पोस्ट दिसंबर आंसर राइटिंग को शुरू कीजिए, फ्री है। इसी वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिलेंगे, एचपीएस मेंस आंसर राइटिंग, जिसमें हमने हिमाचल के अंदर सब्जेक्ट वाइज पिछले 5 साल, इस बार बहुत सारे बच्चे आए जिन्होंने सिविल स्टेप से कोचिंग नहीं करी, उन्होंने आके बताया कि वो हमारे इन फ्री प्रोग्राम्स को देख के अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा करते थे। तो एचपीएस प्रीवियस 5 ईयर मेंस क्वेश्चन आंसर को उन्होंने लिख के पूरे क्वेश्चन को समझा, कैसे लिखा जाता है, उससे आंसर राइटिंग की टेक्निक को सीखा। ऐसे ही हम रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते थे अपने यूट्यूब चैनल पे। उन सारे वीडियोस को कंपाइल किया, उनके अंदर पीडीएफ डाली और एक जगह यहां पे लेकर आ गए। तो इनसे क्या हो रहे हैं? आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये सारे काम आपने आंसर राइटिंग पोस्ट दिसंबर चालू करना है। और जो आपको किताबें मिली थी 23 किताबें, उन 23 किताबों में 4 किताब ऐसी थी जिसमें 900 मेंस के क्वेश्चन विद मॉडल आंसर डाले हुए हैं। उसको भी आप ऑनलाइन, जैसे जो आप बुक सेट मंगवाओगे 23 किताबों का, तो उसमें 12 किताबें कौन सी हैं? सब्जेक्ट वाइज। उसके अंदर 7 किताबें कौन सी हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। 4 किताबें कौन सी हैं? मेंस क्वेश्चन बैंक। तो टोटल इन सबको मिला लिया जाए तो 23 किताबें होती हैं। इन 23 किताबों से आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक ही जगह पे ये किताबें होंगी। तो उससे क्या होगा? ये प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन बैंक आपको यहां से मिलेगा। अब इस मेंस क्वेश्चन बैंक में 900 क्वेश्चन है। इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने, और लास्ट ईयर भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने केवल इन क्वेश्चन बैंक से भी पेपर को क्वालिफाई किया। उन्होंने सिविल सर्विस से कोचिंग नहीं करी, इन्हीं क्वेश्चन बैंक को रटा और पेपर में चले गए। उनमें से एक है अंकुश, जो कि कुल्लू में नीरमंड के रहने वाले हैं, और उन्होंने इसी क्वेश्चन बैंक के माध्यम से अपना इस बार एसडीएम का रैंक हासिल किया। क्लियर? और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, अभी नाम नहीं ले रहा हूं मैं उनका। तो इन क्वेश्चन बैंक की ये अहमियत है। तो आपने दिसंबर के बाद 2-3 महीने लगाकर टिका के आंसर राइटिंग करनी है और नए मेंस के नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाने हैं। अगर कोई समस्या है, जो इस वीडियो तक पहुंच पाया है, इस वीडियो के इस पार्ट तक भी पहुंच पाया है, तो आपने मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है। और अगर कोई भी समस्या आ रही है किसी भी स्टेज पे, तो मेरे से डायरेक्टली पूछ लेनी। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं फोन नहीं उठाता, फोन हमारी काउंसलिंग टीम उठाती है, लेकिन वो आपकी कॉल मेरे साथ शेड्यूल कर देगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। क्लियर हुई बात? तो यहां तक अब आपको समझ आ गया कि दिसंबर तक आप ये काम करोगे। दिसंबर के बाद आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो, लेकिन प्रीलिम्स को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव सेक्शन में जाइएगा। इसी यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाना। इसी लाइव सेक्शन के अंदर डेली बेसिस पे हम 15 एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं और उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। इस तरह के वीडियोस में बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं और उनके नोट्स देते हैं, जिनसे आपका कंटेंट क्या होगा? अपडेट होगा। तो केवल पढ़ना मात्र लक्ष्य नहीं है, अपनी ज्ञान को अपडेट भी करना आवश्यक है इस एग्जामिनेशन में। तो अपडेट करते चले जाइए। क्लियर? कहां से? फ्री सेशन है यूट्यूब। तो कई सारे लोगों ने इन्हीं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पेपर को क्वालिफाई किया। दिसंबर तक अगर आप ये कर लोगे तो आप दिसंबर के बाद क्या कर रहे हैं? पोस्ट दिसंबर क्या कर रहे हैं? लिख देता हूं यहां पे आपको। पोस्ट दिसंबर आप सबसे पहले क्या कर रहे हो? प्रीलिम्स की ये लिखी टेस्ट सीरीज, इसको ज्वाइन करोगे तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दोगे। क्लियर? साथ में फ्री यूट्यूब प्रीलिम्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। ये 2 काम करेंगे आप। इसके अलावा मेंस को लेके देखिए आप क्या करेंगे। मेंस के लिए जो हमने मेंस क्वेश्चन बैंक आप कर रहे हैं, मेंस क्वेश्चन बैंक पहला काम। फिर फ्री मेंस आंसर राइटिंग फ्रॉम अवर चैनल, जिसका नीचे लिंक दिया गया, फ्री मेंस आंसर राइटिंग, फ्री मेंस आंसर राइटिंग, ये भी करोगे।
क्लियर? तो ये सारे काम आपने पोस्ट प्रीलिम्स करने, साथ में मेंस टेस्ट सीरीज। तो प्री और मेंस की कंबाइंड टेस्ट सीरीज होती है। बहुत सारे लोगों ने सिविल सर्विस से कोई कोचिंग नहीं करी, इन्हीं मेंस टेस्ट सीरीज से मेरे पास बैठ के यहीं चंडीगढ़ में आते थे, कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, मेंस टेस्ट सीरीज लिखी, चेक करवाई, इवेल्युएट कराई, अपने को तराशा और पेपर को क्वालिफाई किया। बहुत सारे लोग हैं इसके माध्यम से एसडीएम बने। क्लियर? तो ये काम आपने पोस्ट दिसंबर करने। तो ये जो मैंने आज आपको स्ट्रेटेजी बताई, ये मंथ वाइज प्लान है। तो इस मंथ वाइज प्लान को एग्जीक्यूट करना है कि आपका 1 महीने का प्लान क्या होगा, कोचिंग का जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसका क्या प्लान होगा, जब ये सब कुछ कर लेंगे उसके बाद क्या। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसी हिसाब से आप तैयारी को परस्यू कीजिए। अगर यही तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आप पेपर जरूर क्वालिफाई करोगे। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि किसने हमें पैसा दे रखा है उसी से मैं मिलूंगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों ने रैंक निकाली है बिना एक पैसा सिविल स्टैफ को दिए, मेरे से मिलके टेलीफोन पे बात करके या यहाँ पे फिजिकल ऑफलाइन फॉर्मेट में मेरे से मिलके। तो मेरे लिए सारे बच्चे ही समान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पैसा दे रहा है तो ही हम उसकी हेल्प करेंगे। तो वी आर ओपन और इसी वैल्यूज के साथ सिविल स्टैफ शुरू होता है और यही वैल्यू आज भी कैरी आउट हो रहे हैं। क्लियर? तो आपने कभी भी हेजिटेट नहीं करना, कहीं पर भी आप स्टक हो, आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं कर सकते, आपके दोस्त का वो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपोजर नहीं है इस एग्जामिनेशन को लेके, वो आपको हेल्प आउट नहीं कर सकते, तो आपने शर्म महसूस नहीं करनी है हमें रीच आउट करने में। क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन।